Hello students, in this video we are going to study about the application of total internal reflection. And I already told you that there are 5 or 6 applications in our syllabus. The first one is your mirage, the second one is your prism, third one is your twinkling of diamond, the fourth one is your optical fiber, and the fifth one which is not in your syllabus, that is your rainbow. Rainbow 2 साल पहले syllabus से आपके हट चुका है, correct? So now we are going to the application of total internal reflection, correct? In the application of total internal reflection, the first application is your mirage. So what is mirage? So mirage is that phenomena of physics which is not actually happened, it is actually the your mentally illusion, correct? हमारे दिमाग का जो भ्रम होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? मिराज बोलते हैं। अब दिमाग के भ्रम से क्या मतलब है? मतलब ये कि जैसे आप समर डेज में कार या बस से जाते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ दूरी पर जो बस है, जो रोड है आपकी, वो कैसी थोड़ा सा वेट समझ में आती, थोड़ा सा गीला समझ में आता है, लेकिन जैसे ही उस समय तक वहाँ पहुँचते हो वहाँ पर रोड का गीलापन क्या हो जाता है, आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये एक्चुअली फिनोमेना वहाँ हो नहीं रहा था, रोड एक्चुअली वहाँ पर गीली नहीं थी, वो क्या था, हमारा एक मेंटली इल्यूजन था। वैसे ही रेगिस्तान में क्या होता है, डिजर्ट एरियाज़ में जब भी आप जाते हो तो वहाँ पर ये कंडीशन ये है कि सपोज यहाँ पर क्या है, आपको ये डिजर्ट एरिया में कोई ट्री है, इस तरीके से बात समझ में आ रहा है कि डिजर्ट एरिया कोई ट्री है और आप उस डिजर्ट एरिया में कहाँ पर खड़े हुए, यहाँ पर खड़े हुए, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आप इस ट्री को क्या करना चाहते हो, देखना चाहते हो। तो ये जो ट्री है आपका, ये एग्जैक्टली स्ट्रेट ना दिखकर किधर दिखता है आपको, ये ऊपर नहीं दिखता, किधर दिखने लगता है आपका, ये नीचे की ओर दिखने लगता है एक पर्टिकुलर पोजीशन से। ट्री एक्चुअल कहाँ पर है, आपका ऊपर की ओर है, लेकिन दिख किधर की ओर रहा है आपका, ये नीचे की ओर दिख रहा है। तो दैट इज योर मिराज। ये बात समझ में आ रही है? इसके दो फिनोमेना है। फर्स्ट फिनोमेना क्या बताया मैंने आपको, ये कि दैट इज योर आपका रोड का गीला दिखना, लेकिन जैसे ही पास में जाते हो तो रोड का गीलापन क्या हो जाता है, आपको खत्म हो जाता है। एंड द सेकंड थिंग क्या है आपका, ये इस ट्री का इन्वर्टेड कंडीशन में दिखना एक पर्टिकुलर पोजीशन पर डिजर्ट में, दैट इज योर मिराज। अब ये होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है, लेकिन जैसे ही आप इस ट्री के पास जाते हो तो ट्री हमें नीचे नहीं दिखाई देता, किधर दिखाई देता है आपको, ये ऊपर दिखाई देता है। तो इस फिनोमेना को क्या करना है, हमें समझना है। ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। तो यहाँ पर क्या है आपका मिराज, मिराज इज अ मेंटल इल्यूजन प्रॉब्लम, क्लियर, जो एक्चुअली में नहीं हैपेंड होता है। इट हैपेंड ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी योर एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है मिराज में, तो उसके पहले कोई भी ऑब्जेक्ट हमें किस शेप का दिखाई देगा, तो ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज, जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, हमें इस ट्री को देखना है कि ऐसे ही दिखाई दे, तो अगर ट्री से आने वाली रेज डायरेक्टली हमारे आइज पर आएंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ट्री इसी तरीके से दिखाई देगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का हमारे दिमाग पर क्या इम्प्रेशन पड़ता है, किस तरीके से दिखाई देता है, तो वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट से आने वाली रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आइज पर किस तरीके से पड़ती है। अगर ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली आ रही है तो ऑब्जेक्ट इधर दिखेगा, लेकिन अगर रेज इधर से जा रही है तो ऑब्जेक्ट आपको किधर दिखेगा, यहाँ पर नीचे दिखेगा। ये इसी फिनोमेना क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फिनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये समर में होता है ये। और समर में क्या होता है आपका, ये कि ये सपोज हमारी अर्थ है, हेयर, अर्थ के चारों तरफ ऊपर की ओर क्या रहता है, आपका एटमॉस्फेयर रहता है। तो यहाँ पर अर्थ के चारों तरफ ऊपर में क्या आपका एटमॉस्फेयर है, करेक्ट। एटमॉस्फेयर को क्या बोल सकते हैं कि सपोज जो एटमॉस्फेयर हमारा वो लेयर बाय लेयर से मिलकर बना हुआ है। एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, फोर्थ लेयर है, फिफ्थ लेयर है। ये बात समझ में आ रही है? और समर डेज में ये कहा जाता है कि जितना आप हाइट में जाते जाओगे उतना ही टेम्परेचर क्या होता जाता है, आपका कम होता जाता है। मतलब एक चीज़ हमें पता होती है कि अपन अर्थ सरफेस से जितना ऊपर चलते जाएंगे उतना टेम्परेचर क्या होता जाएगा, आपका ये डिक्रीज होता जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर अगर आपका डिक्रीज होता चला जा रहा है तो इससे यहाँ पर वेरिएशंस आ जाता है, किसमें, अपने एटमॉस्फेरिक गैसियस पार्टिकल्स में। तो किस तरीके के वेरिएशंस आते हैं, तो ऊपर जाने पर अगर टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है तो ध्यान से समझना। ये अब आपसे दो चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ। ये पहली चीज़ की सपोज यहाँ पर क्या है आपका, ये कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैसियस पार्टिकल्स है। अगर आप इस कंटेनर का टेम्परेचर क्या कर दोगे, अगर आप बढ़ा दोगे तो इससे गैसियस पार्टिकल के बीच का गैप क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा।
लेकिन अगर इसी कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर कम कर दोगे, जिससे गैसियस पार्टिकल्स के बीच का गैप भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। मतलब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ द गैसियस पार्टिकल डिक्रीजेस एज वेल एज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ द गैसियस पार्टिकल इंक्रीजेस। ये बात समझ में आ रही है। तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। तो ऊपर जाने पर हम ये देखेंगे कि जो एटमॉस्फेयर के जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, अगर ऊपर जाने पर टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है, तो ऊपर जाने पर उनकी डेंसिटी लगातार क्या होती जा रही होगी, आपकी ये बढ़ती चली जा रही है। मतलब क्या है, ये यहाँ पर अपनी अर्थ है, ये अर्थ के बाद एटमॉस्फेयर की पहली लेयर, ये दूसरी लेयर। अगर इस लेयर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर कितना हो गया, 14 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसके गैसियस पार्टिकल दूर दूर रहेंगे, इसका टेम्परेचर कम है तो इसके गैसियस पार्टिकल पास पास रहेंगे। और अगर हम केवल इतने जोन की बात करते हैं, तो इस जोन में दो मीडियम है, एक मीडियम ऐसा जिसमें गैस के पार्टिकल्स पास पास हैं, और एक मीडियम ऐसा जिसमें गैस के पार्टिकल्स दूर दूर है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली लेयर है वो किसका वर्क कर रही है, आपको ये डेंसर मीडियम को वर्क कर रही है, और नीचे वाली लेयर किसका वर्क कर रही है, आपको ये रेयर मीडियम को वर्क कर रही है। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे और ऊपर जाओगे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, और कम हो जाएगा, 13 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, आपको ये मीडियम और डेंसर हो गया। अब नीचे वाला इसके लिए रेयर हो गया। मतलब अगर कहीं पर भी दो लेयर की बात करोगे तो ऊपर वाली लेयर हमेशा डेंसर रहेगी और नीचे वाली लेयर हमेशा क्या रहेगी, आपकी रेयर रहेगी। अगर इन दोनों की बात करनी है कि ये डेंसर और ये क्या है, रेयर है, क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर का वेरिएशन के कारण उसकी डेंसिटी भी क्या हो रही है, आपकी वेरी कर रही है। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है इसको, ये कि यहाँ पर और क्या कहानी होने वाली है। तो कहानी यहाँ पर कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे सपोज सन से कोई रेज आ रही है हमारे अर्थ की तरफ, और उसी समय रेज में आ रही है, दिस इज योर अर्थ। क्लियर? अर्थ से क्या हो रही है आपकी, इस तरीके से ये यहाँ पर मैंने ढेर सारी एटमॉस्फेरिक लेयर बना दी। सपोज सन से कोई रेज आई यहाँ पर, ये बात समझ में आ रही है। ये जो सन से जो रेज आई है इस तरीके से जो रेज आ रही है, इस रेज के कारण क्या होगा आपका, ये इस लेयर में जाना चाह रही है। ऊपर वाली लेयर डेंसर है, नीचे वाली लेयर कैसी आपकी रेयर है। इसको तो रेज हमारी डेंसर से किस में जाना चाह रही है, रेयर में, कि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल अपन ड्रॉ करेंगे, जाना ही तो इस तरीके से था, लेकिन ये नॉर्मल से क्या हो जाती है, आपकी दूर हो जाती है, ये कुछ इस तरीके से जाती है। बात समझ में आ रही है। फिर जब यहाँ पर आए, अब इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला कौन सा है, आपका रेयर है। तो यहाँ पर भी अगर नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये भी जाना इस तरीके से चाहिए था, नॉर्मल से और दूर हटती और इस तरीके से जाती। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो जब रेज पहली बार आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज अगर 10 डिग्री था, तो जब रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद अब दोबारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री से क्या हो चुका, आपको बढ़ चुका। मतलब जैसे जैसे डेंसर से लेयर में ढेर सारी लेयर बाई लेयर में रेज आती जाएंगी, वैसे वैसे नॉर्मल से दूर हटेंगे, और नॉर्मल से दूर हटने के चक्कर में उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और मैंने एक चीज़ बताया है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा जहाँ पर रिफ्रैक्शन की बजाय क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कभी न कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जो रहेगी वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगी, आपकी ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगी, तो जो रेज इस तरीके से चुपचाप यहाँ पर जानी चाहिए थी, वो रेज नॉर्मल से दूर हटते हटते सपोज यहाँ पर एंगल आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गई, तो वो रेज अब नीचे जाएंगी ही नहीं, वो रेज यहीं से क्या हो जाएगी, आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब जिस रेज को यहाँ पर इस तरीके से जाना था, वो रेज इस तरीके से टर्न होकर कहाँ पर चली गई, आपकी ये इधर की ओर चली। ये बात समझ में आ रही है। अब इस फिनोमेना को क्या करते हैं, अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं डिजर्ट वाले एरिया। ट्री से क्या होता है आपको ये, कि ट्री से क्या होती है, कोई एक रेज जा रही है यहाँ पर, तो अगर ये रेज डायरेक्टली हम पर अगर इस तरीके से पहुँचती, तब तो ये ट्री हमें ऐसा ही दिखाई देता। लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहा है, और ऊपर से नीचे में इनफाइनाइट लेयर्स है किसकी, आपके एटमॉस्फेयर की, और उनमें वही वेरिएशन प्रेजेंट है कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम हो रहा है और डेंसिटी क्या हो रही, बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर जो रेज आएंगी वो हर एक लेयर में डेंसर से रेयर सफ़र करेंगी। इस चक्कर में उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, और एक टाइम पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जो रेज इस तरीके से आनी चाहिए थी, वो रेज यहाँ से चलेगी तो आपकी है, लेकिन वो रेज क्या हो जाएगी और ग्राउंड को कहीं हिट करके इस तरीके से आपके पास पहुँचेगी। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तक आते आते एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गई, ये रेज रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर आ गई। तो रेज आप तक तो
पहुंची लेकिन डायरेक्टली नहीं पहुंची, ऐसा लग रहा है जैसे रेस ग्राउंड से हिट करके इस तरीके से पहुंची है, तो इसका मतलब आपकी एंट्री इस तरीके से नहीं दिखाई देगा, इसको लगेगा जैसे ये वाली जो रेस है, ये रेस कहाँ से आ रही है आपकी, ये इस ट्री से आ रही है, इसलिए इस ट्री की पोजीशन कैसे दिखाई देती है, हमको इन्वर्टेड दिखाई देती है। ये बात समझ में आ रही है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट आपका एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हो शायद, ठीक है, नहीं पढ़ो तो आपने इसको पढ़ा तो इसकी नोट्स आपको खुद से बनानी है, नोट्स बना के इसकी सेंड करनी है, कोई प्रॉब्लम इसमें है। इट इज सेड टू बी द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्या है आपका ये कि मिराज में प्योर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आती है, इसको अच्छे से आप कंसंट्रेट करो। क्लियर? So on coming to the next application of total internal reflection which is your twinkling of diamond. Clear? डायमंड क्या होता है कि आप डायमंड को अगर देखते रहते हो तो डायमंड टाइम से क्या करता है, हर एक कॉर्नर से या हर जगह से क्या होता है आपका ये, उसमें एक अलग सी शाइनिंग सी आती रहती है, तो वो हर तरह से क्या रहता है आपका चमकता रहता है। अब डायमंड के अंदर कोई बल्ब तो लगे नहीं है कि आप लाइट भेज रहे हो, एक बार झालर लगा दिया, एक बार ये बल्ब जल रहा है, एक बार वो बल्ब जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डायमंड के अंदर ऐसा क्या होता है कि डायमंड में क्या होती है आपकी ये शाइनिंग आपकी आती रहती है इस तरीके से। तो यहाँ पर भी क्या है कि डायमंड के अंदर भी कौन सा फिनोमेना होता है आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना क्या करता है आपका, अकर करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि सपोज इट्स योर डायमंड, क्लियर? तो डायमंड में होता क्या है, ध्यान समझना ये कि सपोज डायमंड में क्या हुआ, कोई भी रेस है, डायमंड ये डायमंड एक तरीके से एज्यूम करना, इसको प्रिज्म मत समझ बैठना, ये पूरा डायमंड है आपका। और डायमंड में सपोज कहीं से भी क्या करते हैं, रेस को क्या कर देते हैं अपन इंसर्ट करा देते हैं। सपोज डायमंड जब लाइट में रखा हुआ तो लाइट की रेस डायमंड के अंदर गई इस जगह से। अब ये रे अगर मैंने नॉर्मल ली है, ये विदाउट रेडिएशन किधर चली जाएगी आपके आगे की ओर, यहाँ पर आ जाएगी। अब जब ये रेस यहाँ पर आ गई है तो अब रेस का मीडियम चेंज होगा, डायमंड से किस में जाना चाहता है, एयर में जाना चाहता है। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल खींचते हैं ये, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो डायमंड के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, मतलब रेस में रिफ्लेक्शन नहीं होता, क्या होगा आपका ये रिफ्लेक्शन होगा। तो रेस आपकी इधर चली जाती है, आपकी इधर चली जाती है। जब यहाँ चली गई तो फिर से डायमंड से किस में जाना चाह रही है, एयर में जाना चाह रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके ये इस तरीके से, अगर एक नॉर्मल अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ का भी एंगल ऑफ इंसिडेंस डायमंड के क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि रेस बाहर में जाकर क्या करते हैं, डायमंड के अंदर ही रिफ्लेक्ट होकर यहाँ कहीं आ जाता है। फिर यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इधर को चलाता रिफ्लेक्ट, मतलब डायमंड के अंदर जो रेस जाती है वो रेस रिफ्लेक्शन के दौरान डायमंड से बाहर एयर में जल्दी नहीं आ पाती। ये बात समझ में आ रहा है? डायमंड के अंदर ही क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन से क्या फ़ायदा हुआ, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से ये फ़ायदा हुआ कि सपोज ये डायमंड है, सबसे पहले रेस यहाँ पर पहुँची, जब रेस यहाँ पर पहुँची तो इस जगह लाइट पहुँची, लाइट की इंटेंसिटी पहुँची, इस जगह एनर्जी पहुँची, तो हमें जो एनर्जी दिखाई देगी कहाँ दिखाई देगी, बाहर से यहाँ दिखाई देगी। ये बात समझ में आ रही है? फिर उसके थोड़ी देर बाद ये एनर्जी ये लाइट यहाँ पहुँची, तो इस बार पहली बार यहाँ ट्विंकल होता हुआ दिखाई देगा, फिर यहाँ ट्विंकल होता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से यहाँ पहुँचा, फिर डायमंड यहाँ ट्विंकल होता हुआ दिखाई देगा, फिर यहाँ। इस तरीके से एक जो भी रेंज आती है डायमंड के अंदर वो मल्टीपल क्या करती है, आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है, और जिस जिस पॉइंट से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा उस पॉइंट से डायमंड क्या होता रहेगा आपका ये ट्विंकल करता रहेगा। ठीक है, सो ये एप्लीकेशन है किसका, आपको ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इसके बाद अगले एप्लीकेशन में आते हैं। Okay, now we are going to the third application of total internal reflection, which is your bending of light through prism. Clear? तो हम लाइट को क्या कर सकते हैं, प्रिज्म की हेल्प से, हम लाइट को प्रिज्म की हेल्प से 90 डिग्री बेंड कर सकते हैं और 180 डिग्री भी क्या कर सकते हैं अपन बेंड कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन इस पर्पज के लिए हमको एक स्पेशल प्रिज्म चाहिए होता है, और वो स्पेशल प्रिज्म जो होता है आपका, हाँ, तो इसके लिए हमें एक स्पेशल पर्पस क्या चाहिए, प्रिज्म चाहिए। तो ये सारे प्रिज्म से पॉसिबल नहीं है, तो प्रिज्म का यहाँ पर एक नेचर होना चाहिए कि जो भी अपन प्रिज्म लेंगे वो कौन सा प्रिज्म होगा आपका, ये आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म होगा। आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म होगा आपका ये, मतलब एक ऐसा प्रिज्म जिसकी दो साइड्स कैसी हो, इक्वल हो, और एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री। एक ऐसा प्रिज्म जिसकी दो साइड्स इक्वल हो और एक एंगल कितना हो यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री। प्रिज्म जिस भी ग्लास का बनाया जाता है इस पर्पस के लिए, उस ग्लास का क्रिटिकल एंगल भी हमें पता होता है, और उस ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है आपका ये, दैट इज 42 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? इस पर्पस के लिए बनाया गया प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो कितना होता है, सॉरी जो आपका क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना होता है आपको 42 डिग्री, दो चीज़ होती है। ये बात समझ में आ रहा, मतलब क्या, ध्यान से
अब इस प्रिज्म को दो अलग अलग पोजीशन पर रख के लाइट को क्या करते हैं अपन इंसर्ट कराते हैं। तो लाइट 90 डिग्री भी बेंड हो सकती है, लाइट 180 डिग्री भी बेंड हो सकती है। सबसे पहला केस है अगर लाइट को हमें कितना डिग्री बेंड करना है, आपको ये 90 डिग्री बेंड करना है। तो 90 डिग्री बेंड करने के लिए क्या करेंगे, प्रिज्म को आप इस तरीके से रखोगे, ये बात समझ में आ रही है। और जब प्रिज्म को इस तरीके से रखोगे आप, इस प्रिज्म में क्या भेजोगे, आप एक लाइट भेजोगे, और वो लाइट कैसे भेज रहे हैं, कुछ इस तरीके से भेज रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन है और कैसे डील करना है इसको बहुत अच्छे से आपको देखना, क्लियर। तो यहाँ पर देखो है क्या, ये प्रिज्म का ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। दो साइड्स इक्वल, तो सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। ऑलरेडी एक एंगल 90 डिग्री हो चुका है, ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो गया आपका, ये 45 डिग्री हो गया। प्रिज्म में क्या कर रहे हैं अपन, एक लाइट भेज रहे हैं, किस तरीके की लाइट भेज रहे हैं, तो इसके इस फेस पर आ रही है और 90 डिग्री पर क्या कर रही है, एंटर कर रहे हैं। और जब भी लाइट 90 डिग्री पर एंटर करती है तो उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, उसी बात को क्या कर देती है, कंटिन्यू कर देती है। तो यहाँ पर देखो है क्या, ये बाहर कौन सा मीडियम ए है, यहाँ पर कौन सा मीडियम ए है, और अंदर कौन सा मीडियम, प्रिज्म का मतलब ग्लास। और उस ग्लास का क्रिटिकल एंगल हमको दिया हुआ है कितना, 42 डिग्री। मतलब ग्लास के अंदर रेज जब भी जाएंगी और वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालेंगे, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो वहाँ रिफ्रैक्शन होगा, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल की इक्वल होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये दैट इज योर एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो वहाँ रिफ्लेक्शन होगा, एंड दैट इज सेड टू बी योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So how we can bend the light 90 degree by using an isosceles right angle prism whose critical angle is given as your 42 degree. So firstly you have to place the prism in this position and you have to know about all the angles present inside the prism, and we are sending a light which is perpendicular to this face of the prism. ये बात समझ में आ रही है, and you know very well when such type of light enters inside the prism, इस टाइप लाइट अगर प्रिज्म में जाती है 90 डिग्री पर, तो यहाँ पर क्या होता है आपको, ये कैसे निकल जाती है, बिल्कुल आपको यहाँ पर ये सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पर ये लाइट क्या होगी, बिल्कुल आपको सीधे निकल गई, यहाँ कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। मैं रिफ्लेक्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लाइट हमारी एयर से किस में जा रही है, प्रिज्म में जा रही है। बस समझ में आ रही है। फिर जैसे ही यहाँ पर पहुँची तो लाइट ग्लास से एयर में जाना चाहती है, यहाँ फिर से रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो यहाँ तो क्रिटिकल एंगल क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको एक नॉर्मल खींचना पड़ेगी। यहाँ पर अपन ने क्या खींचा, एक नॉर्मल खींचा। अब ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन कैलकुलेट करें और अगर इसकी वैल्यू 42 डिग्री से कम आई तब तो रिफ्रैक्ट करा दूंगा, 42 डिग्री आई तो एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री कर दूंगा, और 42 से ज़्यादा आई इसको रिफ्लेक्ट करा दूंगा। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर देखो, ये जो लाइट थी 90 डिग्री पर गई, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये एंगल कितना 45 डिग्री, इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये 45 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये एंगल अगर आपको 45 डिग्री हो गया तो ये नॉर्मल था, नॉर्मल का पूरा एंगल कितना था, 90 डिग्री था, ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। मतलब इस जगह जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, रिफ्लेक्शन के अलावा क्या हो जाएगा आपका, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जो लाइट थी वो किधर जाएगी, बेंड होकर रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्शन क्या होता है, जितना नॉर्मल के साथ एंगल आई रहेगा उतना ही नॉर्मल के साथ एंगल आ, और लाइट क्या हो जाएगी आपकी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर आ गई। ये बात समझ में आ रही। अब लाइट को यहाँ पर फिर से क्या करना है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो है कि आपका ये एंगल भी कितना हो गया, यहाँ पर आपको 45 डिग्री हो गया। ये जो लाइट है इसको क्या कर रही है, आपकी इस तरह से क्रॉस कर रही है, यहाँ पर देखते हैं ऐसे। और अगर ये एंगल 45 हो तो यहाँ पर देखो ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री था, ये 45 थी, ये भी कितना हो गया 45, ये 45, ये कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब जो रेज ऑफ लाइट है वो 90 डिग्री पर आ रही है, और 90 डिग्री पर आएंगे विदाउट डेविएशन किधर चली जाएंगी आपकी, बाहर चली जाएंगी। तो जो एक्चुअल लाइट थी अपने ओरिजिनल पोजीशन से 90 डिग्री क्या कर गई है, बेंड कर गई, किसकी हेल्प से, प्रिज्म की हेल्प से। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर आपने यहाँ पे ये कि प्रिज्म से आप लाइट को 180 डिग्री भी क्या कर सकते हो, आप बेंड कर सकते हो। तो प्रिज्म से लाइट को 180 डिग्री किस तरीके से बेंड किया जाता है, जिसको भी देख लेते हैं अपन ये। तो आप उसी प्रिज्म को आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है आपका 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना है आपका, ये 45 डिग्री। अब यहाँ से क्या करते हैं, कोई रेज ऑफ लाइट को यहाँ पर आप ये इंसर्ट कराते हैं, और जैसे ही रेज ऑफ लाइट आएगी 90 डिग्री पर ले जा रहे थे, तो इस रेज ऑफ लाइट पर विदाउट डेविएशन ये इधर चली जाएगी, और जैसे ही यहाँ पर आती है आपकी है, तो यहाँ पर डेंसर से रेयर जा रही है,
तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। उसके लिए आपको यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन खींचनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक नॉर्मल लाइन खींच दिया। अब नॉर्मल लाइन के साथ ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। अगर ये एंगल 42 से कम हुआ तो रिफ्रैक्शन करा देंगे, 42 के इक्वल हुआ तो एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री कर देंगे, और अगर 42 से ज़्यादा हुआ तो लाइट को रिफ्लेक्ट करा देंगे। तो अब यहाँ पर देखो, ये लाइट जो थी 90 डिग्री पर आ रही थी, तो ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है। ये 45, तो ये कितना हो गया आपका, ये नेट विल बिकम योर 45 डिग्री। और ये जो नॉर्मल था, जो पूरा एंगल 90 था, उसका एक एंगल कितना हो चुका है आपका 45 डिग्री। तो अगला भी कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, और 45 की वैल्यू 42 से ज़्यादा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, जितना इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ क्या बनाती है आपका, ये एंगल बनाती है। तो रेज यहाँ पर इस पॉइंट के बाद इधर आ गए, और ये एंगल कितना बचा आपका 45। और अगर ये आपका पूरा नॉर्मल है, पूरा एंगल 90, ये 45, तो ये एंगल भी कितना हो गया यहाँ पर आपको 45 डिग्री हो गया। और फिर से वही इशू यहाँ क्रिएट हो रहा है। कौन सा इशू क्रिएट हो रहा है कि जो रेज है वो डेंसर से किस में जाने की कोशिश कर रही है, रेयर में जाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने को एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा। अपन ने एक नॉर्मल खींचा और यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब यार ये 90 है, ये 45, ये हो जाएगा 45। नॉर्मल के साथ पूरा 90 था, तो ये भी कितना हो गया 45। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री से ज़्यादा है। और अगर यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका मतलब लाइट में क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन किस तरीके से, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगी। ये जो रेज होगी ये इधर चली जाएंगी, आपकी इधर चली जाएंगी, और ये एंगल कितना आपके यहाँ पर ये 45 डिग्री। तो रेज को अगर आप देखोगे तो ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अब ये अगर इस पूरे क्वाड्रेटल को लोगे, उसके 3 एंगल अगर 90 डिग्री, तो 4 एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो चौथा एंगल अपने आप कितना निकल के आ जाएगा आपका 90 डिग्री। इसका मतलब लाइट जो है 90 डिग्री पर आ रही है, 90 डिग्री पर आने वाली रेज पर कोई डेविएशन नहीं होता। वो कैसे निकल जाते हैं, बिल्कुल आपकी ये सीधे निकल जाती हैं। तो लाइट रे देखो गई किस तरीके से, इस तरीके से, और अपने रास्ते से कितना डिग्री बेंड हो गई आपकी, ये 180 डिग्री लाइट रे यहाँ पर ये बेंड हो गई। तो इस तरीके से प्रिज्म का यूज़ करके आप लाइट को 180 डिग्री भी बेंड कर सकते हो, लाइट को 90 डिग्री बेंड कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि कौन सा प्रिज्म लेना है, हमेशा आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म लेना है, और जिसका क्रिटिकल एंगल कितना रहना चाहिए, उस ग्लास का, जिस भी मटेरियल का बनेगा उस ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना रहेगा आपका, ये 42 डिग्री रहे। क्लियर? हाँ। So next use of the total internal reflection is your optical fiber. Clear? So optical fiber क्या होता है, तो it's a device. Clear? ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे अपन सिग्नल्स को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। और सिग्नल्स क्या होते हैं, तो सिग्नल्स को अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि सिग्नल्स क्या होते हैं, एक लाइट होते हैं। लाइट का ये एक पार्ट होते हैं सिग्नल, जो अपन जब जिस चैप्टर में आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, आप बहुत अच्छे समझ जाओगे कि जो भी जितने मोबाइल के नेटवर्क आते हैं, तो जिन सिग्नल से आते हैं वो सिग्नल्स और कुछ नहीं है बल्कि लाइट के क्या है, ये एक पार्ट। ये बात समझ में आ रही है? सपोज हमें सिग्नल्स को भेजना है, जैसे लैंडलाइन फ़ोन आपने देखा, लैंडलाइन फ़ोन में क्या होता है कि एक फ़ोन रहेगा, उसमें रिसीवर रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? और वहाँ के बाद क्या रहेगा, उसमें एक वायर लगी रहेगी और जाकर पोल में लग जाएगी। आप एक लैंडलाइन से दूसरे लैंडलाइन के पास क्या करते हो, आप फ़ोन करते हो। तो आप अपने लैंडलाइन से फ़ोन लगाकर क्या बोलोगे, हेलो बोलोगे, तो वो हेलो उसके पास पहुँचता है। तो उसके पास हेलो कैसे गया, तो हेलो उस लैंडलाइन की वायर से होता हुआ कहाँ गया आपका, वो उसके पास गया। ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। अब यहाँ पर वो जो वायर थी उसने हेलो को किस तरीके से भेज दिया, हमने तो हेलो बोला, तो क्या वायर के अंदर हेलो गया होगा? नहीं, उसने हमारे हेलो को एक सिग्नल में क्या किया, कन्वर्ट किया, और वो सिग्नल उस वायर के थ्रू गया है, और रिसीव होने से पहले रिसीवर में वो सिग्नल फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, साउंड में, और वो सिग्नल फिर से साउंड में कन्वर्ट हुआ, तो फिर से उधर क्या निकला आपका, ये हेलो निकला। कुल मिलाकर जो सिग्नल को ले गया वो जो है दैट इज नथिंग बट इट इज योर ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर? सबके घर में डिश लगी हुई है, ये बात समझ में आ रही है? करेक्ट। पहले डिश केबल वाले बाहर से आते थे, कुछ लोगों ने अपना खुद का डिश एंटीना लगा रखा है। फिर भी एंटीना से एक ब्लैक वायर निकलती है जो टीवी के बाहर, टीवी के पीछे जो है सेटअप बॉक्स में पीछे लग जाता है। उस वायर को कभी कट करके देख रहा हूँ, उस वायर में क्या होता है, उस वायर में क्या अंदर मूवीज़ रहती हैं, उस वायर में क्या अंदर म्यूजिक्स रहते हैं, क्या कोई फिल्म रहती है? नहीं, उस वायर के अंदर से सिग्नल आता है, वो सिग्नल ही आपको उसमें कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है, आपको टेलीविज़न और उसमें। ये बात समझ में आ रही है? तो उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा तो वायर के अंदर सिग्नल किस तरीके से क्या होता है आपका ये ट्रांसफ़र होता है, ये हमें देखना। ये बात समझ में आ रही है?
एक मेडिकल में एक फिनोमेना होता है इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी में क्या होता है, जब हमें बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की क्या करना पड़ता है, पिक लेना पड़ता है, तो मुंह से एक पाइप क्या होता है आपका इंसर्ट कराया जाता है, और वो जब पाइप जाता है और बाहर से जो भी पाइप जाता है उसी में से क्लिक करते हैं तो अंदर पूरे ऑर्गन्स की क्या आती है हमारे पास, इमेज आती है। ये बात समझ में आ रही है। तो वहाँ पर भी किसका यूज़ करते हैं अपन, ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। ब्रॉडबैंड की जो वायर्स रहते हैं उन वायर्स में भी किसका यूज़ करते हैं अपन, ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो कोई ना कि इतना समझो कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट को किसी भी एंगल पर क्या कर सकती है, बेंड कर सकती है। जैसे प्रिज्म की लिमिटेशन 90 डिग्री पर बेंड करेगा और 180 पर बेंड करेगा, लेकिन एक ऐसी डिवाइस जो लाइट को किसी भी एंगल से आपकी क्या करते हैं, वो बेंड करते, दैट इज सेड टू बी योर ऑप्टिकल फाइबर। ये बात समझ में आ रही है। और कैसे बेंडिंग होती है ये अभी देखते हैं। लाइट का मतलब यहाँ पर सिग्नल समझना, ठीक है। तो आपने डिश टीवी वाली वो देखी है, ये डिश टीवी वाली केबल को अभी कट करना तो देखना बीच में एक व्हाइट पोर्शन होगा। ये बात समझ में आ रहा है। जैसे ये केबल है तो उस केबल के बीच में क्या होगा, आपका एक व्हाइट पोर्शन होगा, फिर उसके ऊपर पतली 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 वायर्स होगी, और लास्ट में ब्लैक कलर का क्या होता है आपका, ये ऊपर से एक इंसुलेटर उसमें लगाया जाता है। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर डिश टीवी को अगर जो है डिश टीवी वाली केबल को अगर अपन क्या करते हैं इस तरीके से ये कट करते हैं इस तरीके से, ये देखो ध्यान से, सपोज ये डिश टीवी वाली केबल, ये बात समझ में आ रही है। इसको अगर आप सामने से देखोगे तो सामने यहाँ पर क्या होगा, एक व्हाइट कलर का पोर्शन होता है इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है। सामने क्या होगा, व्हाइट कलर का पोर्शन, और उसके ऊपर कुछ बहुत थिन थिन क्या होती है आपकी, ये वायर्स होती हैं आपकी, इस तरीके से होती है। ये बात समझ में आ रहा है। जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं इसको, कोर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं आपके, दैट इज योर क्लैडिंग बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, कोर, और इसको क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। दोनों अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 होता है तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है आपका, ये N2 होता है। और एक बात ध्यान रखना कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्लैडिंग से क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब N1 की वैल्यू हमेशा N2 से क्या होगी आपकी, ये ज़्यादा होगी। ये बात समझ में आ रहा है इतना ये। सो यहाँ पर देखो है क्या ये, कि किस तरीके से लाइट को मैं बेंड कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं अपन, एक लाइट को भेजते हैं, क्लियर। यहाँ पर एक लाइट को भेजना है तो लाइट किस में जा रही है, एयर से। एयर से किस में जा रही है, आपका कोर में जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एयर से किधर की ओर जा रही है लाइट आपकी, ये डेंसर की तरफ जा रही है। एयर से N1 में जा रही है, कोर में जा रही है। तो अगर यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल ड्रॉ करने पर इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये जाना कैसे था, बिल्कुल इसको इस तरीके से जाना था, लेकिन रेयर से डेंसर के जाते जाते ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी आपकी, बेंड होगी, इस तरीके से होगी। ये बात समझ में आ रही है। तो जो इंसिडेंट लाइट थी वो यहाँ पर आ गया, या जो इंसिडेंट सिग्नल था वो यहाँ पर आ गया। ये बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, अब ये फिर से कोर से किस में जाना चाह रही है लाइट, क्लैडिंग में। इसमें डेंसर से किस में जाना चाह रही है, रेयर में। और इसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि यहाँ पर जो लाइट है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पर इस लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। अब ये जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ क्या होगा जाएगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा, और इस तरीके से लाइट आपकी क्या होती जाएगी, आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। सिग्नल इस तरीके से आगे की ओर बढ़ते चला जाएगी। अगर इस पाइप को आपने राउंड शेप दिया हुआ इस तरीके से, अगर इस पाइप को अगर आपने राउंड शेप दिया हुआ इस तरीके से, तो सिग्नल इस तरीके से बढ़ता जाएगा ही, और जो लाइट यहाँ से निकलेगी, सोचो ऐसे गई और लाइट इधर की ओर निकल रही है, इसको पूरा ट्रीट कर दोगे, लाइट यहाँ से निकलेगी, तो जिस तरीके से पाइप का आप स्ट्रक्चर रखोगे लाइट उधर ही क्या करेगी आपकी, मूव करेगी। इससे सिग्नल को ट्रांसफर करने में क्या फ़ायदा होता है, तो देखो ध्यान से, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैंने एक साउंड सिग्नल जनरेट किया, अब ये कुछ दूर तक ही जाएगा और बीच में आके ख़त्म हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर 75 मीटर तो मैं चिल्लाने की कैपेसिटी के ऊपर है, कितना देर तक मैं बोल सकता हूँ, इससे दूर नहीं जा पाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मीडियम में ढेर सारे नॉइजेस मतलब मीडियम खुद सिग्नल्स का क्या करता है, सिग्नल्स के लिए फ्रिक्शन का वर्क करता है और सिग्नल्स को वीक कर देता है। और सिग्नल्स अगर वीक होंगे तो वो उतना इफेक्टिव वहाँ नहीं पहुँच पाएगा जितना हमें चाहिए। कभी कभी मोबाइल में सिग्नल वीक होता है और अपन इरिटेट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि मौसम के कारण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, ये यहाँ सिग्नल को ब्रेक करने वाला कोई नहीं है। रीज़न ये कि सिग्नल सबसे पहले एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा, और दूसरा सिग्नल अंदर ही अंदर क्या होता जा रहा है, ट्रांसफर होता जा रहा है। और मैंने बताया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता। अगर यहाँ से आप 10 की 10 रेज भेजोगे तो 10 की 10 रेज यहाँ से निकलेगी, ऐसी कोई रेज नहीं होगी जो
यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी कंज्यूम हो जाएगी, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो मैंने बताया था कि इसमें सारी की सारी जो रेज होती हैं वो 100% क्या होती हैं आपकी रिफ्लेक्ट होती हैं, इसमें एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका आपका ये, दैट इज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आपके दैट इज़ योर एप्लीकेशंस के। अब आपको करना क्या है आपका ये, इनमें से ही इनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छी बुक से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसको नोट्स में बुक से ही नोट्स बनाना। बस मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है, तो बुक आप पढ़ोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ये? थैंक यू।